हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हूं दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट, सोल्व प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, हमने इस यूट्यूब चैनल पर 2011 से लेकर 2017 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन करके विद सोल्व्ड पेपर यानी आंसर की और डिटेल से आपको अवगत करा चुके हैं। इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को खोलोगे यानी ओपन करोगे तो होम का ऑप्शन आता है। होम के बाद दोस्तों वीडियो का ऑप्शन आएगा। वीडियो के बाद प्ले लिस्ट का ऑप्शन आता है। प्ले लिस्ट पर जाकर हमारी संपूर्ण वीडियो आप देख सकते हैं विद डिटेल के साथ। और दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने से के लिए दोस्तों उपयुक्त आयु कौन सी है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 18 से 25 वर्ष। तो दोस्तों, पूर्व प्राथमिक यानी प्राथमिक कक्षा स्टार्ट हो जाती है 6 से 12, लेकिन इन्होंने पूर्व बोला है। पूर्व तो दोस्तों इससे पहले वाली कौन सी होगी? 2 से 6 वर्ष होती है दोस्तों पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कार्यक्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन और स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, विकास में कार्यक्षमता होती है, व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है, लेकिन आकार में परिवर्तन होना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। मानव जो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर यानी दोस्तों अतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है या अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो दोस्तों, मैं इसका राइट आंसर आपको जो है बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों निरंतरता से रिलेटेड है ये। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो दोस्तों, मानव का विकास जो है किस पर निर्भर होता है? मानव की बुद्धि पर और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर होता है, ऑप्शन डी। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता नहीं है पूछा है। कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना या सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो दोस्तों, जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विशेषता नहीं है पूछा है तो नहीं है दोस्तों डेटिंग करना। निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? डेटिंग, तो दोस्तों डेटिंग पूर्व बाल्यावस्था है या बाल्यावस्था है या किशोर अवस्था है या प्रौढ़ अवस्था है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आया किशोर अवस्था। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता या शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान में दक्षता। तो दोस्तों, इसका मैं राइट आंसर बता देता हूं कि धैर्य और दृढ़ता। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों, मानव विकास में कौन सा कथन सत्य है पूछा है। आपको पता है कि जो भी बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग पहले सरल ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद दोस्तों कठिन की ओर लगते हैं, यानी आसान से कठिन की ओर। दोस्तों, इसी तरह फिर यही इसमें प्रोसेस है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है, वह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाता है? कि परस्पर संबंध का सिद्धांत है। आपको पता है कि उंगलियां जो होती है ये भी एक गुट कह सकते हैं, टोली कह सकते हैं। टोली जो समाज के अकॉर्डिंग आता है, यानी ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण हो नहीं सकता दोस्तों, परस्पर नहीं हो सकता दोस्तों। राइट आंसर आएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत।
और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, माँ के गर्भ से ही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा कि माँ के गर्भ से ही दोस्तों बच्चे के विकास की प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। यह तथ्य संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत पर, व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत पर, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत पर या एकीकरण के सिद्धांत पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा निरंतरता, क्योंकि यह निरंतर चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। विकास की दिशा होती है, विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित व अनिश्चित दोनों ही, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा निश्चित। विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? माता पिता होते हैं, उस माता पिता से संतानों को कौन सा गुण मिलता है? वंश मिलता है, वंशानुक्रम मिलता है, या वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, वंशानुक्रम होता है दोस्तों ये गुण। वंश नहीं होता, न वातावरण, वंशानुक्रम होता है। आनुवांशिकता के मूल स्वभावक माने जाते हैं, आनुवांशिकता के मूल स्वभावक माने जाते हैं प्रोटीन, विटामिन, जीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है कि दोस्तों जो आनुवांशिकता होती है वंश के अकॉर्डिंग आता है, ये तो जीन्स होता है दोस्तों, जीन्स ट्रांसफर होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है पूछा, याद रखिए दोस्तों, नहीं है। ये दोस्तों होता है, बिल्कुल होता है, ये भी होता है, ये भी होता है दोस्तों। ये आएगा राइट आंसर ऑप्शन डी कि इनमें से कोई नहीं। आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है, यानी अच्छी बुद्धि वाला है, प्रतिभाशाली है, लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि में तो श्रेष्ठ है लेकिन शरीर में ही कमज़ोर है। तो आपके अनुसार उसका कारण क्या हो सकता है? उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता, दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार है, या उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। तो दोस्तों आपका आंसर ये यहीं पर आ गया कि यह वंशानुक्रम का प्रभाव है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। उसका पिताजी जो दोस्तों दुबला पतला है तो उसका बेटा भी दुबला पतला, यानी वंशानुक्रम का ये प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या अपनाएंगे? छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देते हैं। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। उसके वंशानुक्रम व वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, या उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा कि उसके वंशानुक्रम व वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में है मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, यानी हर छात्र दोस्तों उनमें योग्यता अलग होती है, बुद्धि अलग होती है, तो सब में विभिन्नता होती रहती है। तो प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, या वंशानुक्रम है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी भौतिक और सामाजिक और वंशानुक्रम तीनों ये दोस्तों कारक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? प्रतिभाशाली, पिछड़े, क्षीण बुद्धि वाले, या सृजनशील छात्र। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था बुद्धि लब्धि के बारे में स्पेशल वीडियो हमने निकाली थी और आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा भी है। मैं फिर से बता देता हूँ, जिनकी बुद्धि 140 से ऊपर होती है वे प्रतिभाशाली आते हैं। प्रतिभाशाली भी कह सकते हैं, अति श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। और जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से 140 तक होती है वे आते हैं श्रेष्ठ बुद्धि वाले। और जिनकी बुद्धि 110 से 120 होती है वे आते हैं उच्च सामान्य बुद्धि वाले। और 90 से 110 वाले दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 90 से 110 वाले आते हैं सामान्य बुद्धि वाले, एवरेज चाइल्ड जिसे हम कहते हैं। और दोस्तों जो बच्चे 80 से 90 तक आते हैं, 80 से 90 तक आते हैं तो वे होते हैं मंद बुद्धि। और 70 से नीचे जो आते हैं वे क्षीण बुद्धि वाले होते हैं, जिसमें जड़
मूड मूर्ख भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्षीण बुद्धि वाले। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? थॉमसन ने, स्पीरमैन ने, थॉर्नडाइक ने या बिने ने? तो दोस्तों इसका मैं राइट आंसर आपको अवगत करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, थॉमसन ने। आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह एक, आपकी कक्षा के एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका क्या कारण है? क्षीण बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो राजन है वो पढ़ाई भी करता है, खेलकूद भी करता है, सामूहिक कार्यक्रमों में भाग लेता है, यानी वह बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है। आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं केवल खेलकूद में, केवल शिक्षण कार्य में, कई प्रकार के कौशल में, या ये सभी। तो दोस्तों जो बहुआयामी जो छात्र होता है उसका लिमिट क्षेत्र नहीं होता, वह सभी कामों को दोस्तों करने में कौशल होता है, कर सकता है। तो दोस्तों ये आएगा कई प्रकार के कौशलों में। निम्न में से किसने बुद्धि लब्धि शब्द का परिभाषित किया था? सबसे पहले निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों स्टर्नर आएगा दोस्तों। और दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर कमेंट के दोबारा बताएं। और दोस्तों फिर से बता देता हूं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर 2011 से लेकर 2017 तक जितने भी स्टेट के एग्जाम हुए हैं वे सोल्ड पेपर हमने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।